इससे पहले 20 एपिसोड्स में हमने केमिकल काइनेटिक्स को डिटेल में पढ़ा था। आज से एक नया चैप्टर, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। और उसमें जिस चैप्टर के अंतर्गत है वो है फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री मतलब प्रकाश रसायन। तो आज से हम पढ़ेंगे फोटोकेमिस्ट्री, उसमें आज बात करेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शंस की। तो सबसे पहले हम ये समझें कि फोटोकेमिस्ट्री है क्या, प्रकाश रसायन या फोटोकेमिस्ट्री होती क्या है। तो जरा गौर करो, इससे पहले जितनी भी आपने रिएक्शंस पढ़ी हैं उसमें जब हम दो केमिकल्स को आपस में मिलाते हैं या दो रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाते हैं तो वे सामान्यतः अभिक्रिया कर लेते हैं। यदि वे नहीं करते हैं तो हम गर्म करते हैं। तो वो क्या करते हैं, कुछ थर्मल एनर्जी हम उनको देते हैं और उसके बाद उनके बीच में केमिकल रिएक्शंस हो जाती है और हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ऐसी रिएक्शंस जिनका टेम्परेचर बढ़ाकर, जिनको हम थर्मल एनर्जी देकर फिर रिएक्शंस को कंप्लीट कराते हैं, वो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस या थर्मल रिएक्शंस कहलाती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी रिएक्शंस भी हैं जिनमें उनको हम गर्म नहीं करते रिएक्टेंट्स को, बल्कि एक सर्टेन वेवलेंथ या एनर्जी की रेडिएशंस का वे अब्जॉर्प्शन करती हैं। एक निश्चित तरंगदैर्घ्य अथवा ऊर्जा की विकिरणों का वो अवशोषण करते हैं और उस एब्जॉर्प्शन के बाद वो किस में कन्वर्ट होते हैं, वे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात समझ रही ना। तो ऐसी रिएक्शंस जो फोटो रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन से होती हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस या प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। बात समझ गई। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन या फिर हम बात करें सीधे फोटोकेमिस्ट्री क्या है, तो हम कहेंगे फोटोकेमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। यह भौतिक रसायन विज्ञान की शाखा है, डील्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, देयर मैकेनिज्म एंड देयर काइनेटिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि यह भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फोटोन का अवशोषण, उनकी रासायनिक बलगति और उनकी क्रिया विधि का हम अध्ययन करते हैं। ऐसी रिएक्शंस को और ऐसी हम केमिस्ट्री को, इस ऐसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिस्ट्री अथवा प्रकाश रसायन कहते हैं। अब इसको फिर और आगे गहराई से समझें। देखो, आपको वो पूरा याद होगा स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। उसमें हम सबसे पहले अगर हम बात करें हाईएस्ट एनर्जी की, तो कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज, एक्स रेज, फिर उसके बाद यूवी, विजिबल, आईआर, फिर उसके बाद माइक्रोवेव, रेडियो वेव, टीवी एंड रडार वेव्स। इस तरह से पूरा हमने स्पेक्ट्रम को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखा हुआ है। तो उसमें से केवल जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस में जो एनर्जी हम कंसीडर करते हैं वो होती है 200 से 800 नैनोमीटर। फिर ध्यान से सुने, कहाँ कौन सी रेडिएशंस का अब्जॉर्प्शन करेगा, कौन सी वेवलेंथ की रेडिएशंस का अब्जॉर्प्शन करेगा, वो है 200 से 800 नैनोमीटर वाला रीजन। अब याद करो, देखो ये 400 से 750 नैनोमीटर का रीजन किसका है, विजिबल रीजन है। 400 से 750 वाला कौन सा है, दृश्य क्षेत्र है या विजिबल रीजन है। और 200 से 400 वाला, 200 से 400 नैनोमीटर वाला कौन सा रीजन है, ये यूवी रीजन है। और 750 से 800 का कौन सा हो गया, नियर आईआर रीजन। आप समझे, मैं आपको एक बार वापस से इलेक्ट्रोकेमिकल जो स्पेक्ट्रम है वो बनाकर दिखाता हूँ, इससे समझने की कोशिश करो। जैसे मानो ये तो रीजन है, ये विजिबल रीजन है, ये वो विजिबल रीजन है, दृश्य क्षेत्र है जिसको हम देख पाते हैं, ये वो विजिबल रीजन है। बात समझे। ये कहाँ से कहाँ होता है, ये होता है 400 से 750 नैनोमीटर। ठीक है। इसके बाद यहाँ कौन सा रीजन है, ये आईआर रीजन है। आईआर में केवल कौन सा रीजन आ रहा है, 50 सेंटीमीटर वाला, क्योंकि ये जो रीजन कवर करती है वो 200 से 400 नैनोमीटर तक की रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करता है। और ये रीजन कौन सा हो गया, यूवी रीजन। इसका मतलब इसमें कौन कौन सी रेडिएशंस काम आ रही है, यूवी, विजुअल और कुछ पार्ट आईआर का। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो यूवी, विजुअल और कुछ पार्ट आईआर का, इनके रेडिएशंस के, इस रीजन के रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन से होती हैं, उनको क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस या प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इसमें कहाँ से हुआ, 200 से 800 नैनोमीटर तक की रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करेंगे। होता कैसे है, देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है, मान लीजिए रिएक्टेंट है ए, और ये रिएक्टेंट ए क्या करेगा, रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करेगा। और रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या होगा, ये इरेडिएट हो जाएगा, यानी कि ये विकिरित हो जाएगा। और विकिरित होने के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा।
ये उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो कोई एक रिएक्टेंट ये कहाँ से कहाँ तक की रीजन की रेडिएशन का ऑब्जर्वेशन करेगा, 200 से 800 नैनोमीटर तक की रेडिएशन का ऑब्जर्वेशन करेगा। इसका क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा, उत्तेजित अवस्था में आएगा, इसको इरेडिएशन स्टेट भी कहते हैं, और उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन बहुत तरह की होती है, पॉलीमराइजेशन भी होता है, एडिशन रिएक्शन भी होती है, सिंथेसिस रिएक्शंस भी हैं, बहुत सारे प्रकार की रिएक्शन कहाँ की होती है, वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है। तो एक बार हम जरा थोड़ा सा कंपैरिजन करें। एक जिनको हमने पहले कहा, हम कुछ रिएक्टेंट लेते हैं, उसको हम गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद वो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उनको हमने कहा था थर्मल रिएक्शंस। और दूसरे प्रकार की रिएक्शन ये फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो थोड़ा सा कंपैरिजन करके और दोनों को समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में आखिर क्या अंतर है और इनमें क्या क्या समानताएं अथवा असमानताएं, उनको देखें आप। तो यहाँ वैसे लिख लेते हैं, यहां तो लिखे हम थर्मल रिएक्शंस, थर्मल रिएक्शंस, और इसके दूसरे पार्ट में हम क्या लिख लेते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये दो पार्ट हमने बनाए हैं। अब देखो आपको पहला ये समझ में आ गया, ये तो किससे होगा, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, कि ये जो रिएक्शंस होती हैं ये ऊष्मा के अवशोषण से संपन्न होती हैं, और ये किससे होंगी, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। ये फोटोन के एब्जॉर्प्शन से होगी, और वो भी कौन से रीजन का होगा, 200 से 800 नैनोमीटर तक के रीजन का होगा, उसके अवशोषण से ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, यहां पर दूसरा हम क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज हाई, कोफिशिएंट इज हाई, इसका मतलब ताप गुणांक का मान बहुत अधिक होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट इज वेरी लो, कोफिशिएंट इज वेरी, ताप गुणांक का मान बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर से अफेक्टेड ही होती है, बहुत बहुत कम अफेक्टेड होती है, और ये टेम्परेचर से अफेक्टेड है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज वेरी हाई, ताप गुणांक का मान बहुत अधिक होता है, ताप का गुणांक का मान बहुत कम होता है। इनमें तीसरा देखें, डेल्टा जी इज नेगेटिव, डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। इसमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होना कोई जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, इसमें कोई जरूरी नहीं है। ये सिंपल रिएक्शन है, ये सामान्य सरल अभिक्रिया होती है, और ये कितनी होती है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, ये जटिल अभिक्रियाएं होती हैं। एक और अंतर देखें जो इंपॉर्टेंट है, कि इसमें कैटेलिस्ट काम आता है। कई ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें कैटेलिस्ट काम आता है, और कैटेलिस्ट को आप जानते हैं, कैटेलिस्ट वो है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। हमने पढ़ा, कैटेलिस्ट आर दो केमिकल सब्सटेंसेज विच कैन एनहांस और इंक्रीज द केमिकल रिएक्शन। तो इसमें कैटेलिस्ट काम आता है, या कैटेलिस्ट का इफेक्ट होता है। तो जब हम कोई प्रयोग डालते हैं तो ये अभिक्रिया तेजी से संपन्न होती है। लेकिन इसमें हम देखें, इसमें कोई कैटेलिस्ट नहीं काम आता, बल्कि उसकी जगह क्या काम आता है, फोटो सेंसिटाइजर, प्रकाश संवेदी। दोनों में आप अंतर देख लो और समझ लो। कैटेलिस्ट कभी भी, यदि दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, तो कैटेलिस्ट उनके बीच में रिएक्शन नहीं करा सकता है। ऐसा नहीं होगा दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे, हमने कैटेलिस्ट डाला और वो रिएक्शन होता है। केवल कैटेलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन यदि हम फोटोसेंसिटाइजर की बात करें, प्रकाश संवेदी की बात करें, तो यदि कोई दो रिएक्टेंट आपस में फोटोन के एब्जॉर्प्शन के बाद में इरिडिएट नहीं हो पा रहे हैं और रिएक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कोई फोटोसेंसिटाइजर सब्सटेंस लेते हैं, कुछ प्रकाश संवेदी पदार्थ लेते हैं। वो प्रकाश संवेदी पदार्थ या फोटोसेंसिटाइजर वो निश्चित रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करेगा, एक निश्चित ऊर्जा अथवा तरंग दैर्घ्य उन रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करेगा, और एब्जॉर्प्शन करके इरिडिएट होगा, और फिर अपनी एनर्जी उनको दे देगा, रिएक्टेंट्स को, जो रिएक्शन नहीं कर पा रहे थे। तो फोटोसेंसिटाइजर दो रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन उनके बीच में नहीं हो रही है, उसको कर सकता है। लेकिन कैटेलिस्ट दो रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन को नहीं करा सकता है। बात समझा जी। लेकिन यहाँ कैटेलिस्ट का कोई रोल नहीं है, कैटेलिस्ट कोई काम नहीं आता, बल्कि यहाँ पर क्या काम आता है, फोटोसेंसिटाइजर काम आता है। यहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, और वो लगभग कितनी की होती है,
ये होती है 10⁴ से 10⁶ कैलोरी की, और उसमें कुल मिलाकर 200 से 20 से 200 कैलोरी एनर्जी पर ये रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ पर इसका एनर्जी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, केवल किसका, वो रेडिएशन उन 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 रीजन की रेडिएशंस का ऑब्जर्वेशन करता है, उसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने देखा है थर्मल रिएक्शंस ये डार्क में, अंधेरे में संपन्न हो सकती है। इसके लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ेगी। लाइट मतलब मेनली तो ये विजुअल रीजन की है, 400 से 750 नैनोमीटर तक की, कुछ भाग यूवी 200 से 400 नैनोमीटर, और कुछ भाग होता है ये IR का 750 से 800 नैनोमीटर्स का। तो आपने देखा ये थर्मल रिएक्शंस हैं जिनको हम सामान्यतः अभी तक पढ़ते आए हैं और लैब में करते चले आए हैं। ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो फोटो रेडिएशंस के यानी कि विजुअल यूवी और IR रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन से कंप्लीट होती हैं, उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती हैं। इसको और फिर अपन गहराई से एक और बात समझते हैं। देखो आप लोगों को ये मालूम है जो टोटल जो मॉलिक्यूलर एनर्जी है वो टोटल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल में बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल होते हैं, तो वाइब्रेशनल एनर्जी, और एक वाइब्रेशन लेवल में बहुत सारे रोटेशनल लेवल होते हैं, तो वो रोटेशनल एनर्जी में समाहित रहती है। तो हम कहें कुल ऊर्जा किस में रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी, कंपन ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा इसमें समाहित रहती है। तो ये जो ऊर्जा का अवशोषण होता है जब वो लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, तो क्या करेगा, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करता है। बात को फिर ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये जो ऊर्जा का अवशोषण है, ये एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन है, ये कंटिन्यूस नहीं होता, बल्कि एक पैकेट अथवा बंडल के रूप में होता है। और आप जानते हैं छोटी क्लासों में हम पढ़ के आए हैं कि उस पैकेट अथवा बंडल को क्या कहते हैं, हम एक क्वांटा कहते हैं, एक फोटोन कहते हैं। तो उस क्वांटा अथवा फोटोन का वो एब्जॉर्प्शन करता है, वो जो भी रिएक्टेंट है, और कहाँ जाएगा, वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। कौन सी रीजन की रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करता है, जैसे हमने कहा 200 से 800 नैनोमीटर तक की रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करेगा और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत हमने किसके बारे में जाना, हमने जाना फोटोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में, ये किस प्रकार से होती है। अब इसके बारे में दो छोटे छोटे लॉ हैं, उनके नियम है, एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं, उनको आप समझ लो। देखो पहला जो कहलाता है वो कहलाता है ग्रोथस-ड्रैपर लॉ। पहला नियम जो कहलाता है वो लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री आता है। इसको हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, प्रकाश रसायन के नियम। इसमें पहला कौन सा है, ग्रोथस-ड्रैपर लॉ। ग्रोथस-ड्रैपर का नियम, अब इसको थोड़ा सा समझे फिर आपको ये नियम समझ में आ जाएगा। छोटे बिल्कुल जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं इसमें इसको पूछते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये कोई एक रिएक्शन मीडियम, यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, यहाँ से वो रेडिएशंस आ रही है उस रीजन की, ये रेडिएशंस आई, इसका कुछ भाग तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसको हम IR से रिप्रेजेंट कर दें। टोटल रेडिएशन को मान लीजिए हम IO से रिप्रेजेंट करें। कुछ भाग इसका क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसको हम IA से रिप्रेजेंट कर दें, और रेस्ट भाग इसका क्या होगा, इसका ट्रांसमिट हो जाएगा या ये पारगमित हो जाता है। तो ग्रोथस-ड्रैपर ने क्या कहा, उन्होंने कहा ये जो टोटल रेडिएशन जो इसके ऊपर आ रही है उसका कुछ भाग रिफ्लेक्ट यानी कि परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग एब्जॉर्ब यानी कि अवशोषित हो जाता है, और शेष जो बचा हुआ भाग है वो ट्रांसमिटेड या पारगमित हो जाता है। तो ग्रोथस-ड्रैपर ने कहा कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में इन 3 पार्ट्स में से केवल जो एब्जॉर्ब पार्ट है वही रेस्पॉन्सिबल है। ओनली एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ रेडिएशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन। उस प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए वो जो अवशोषित विकिरण है उसका केवल अवशोषित भाग, कितना उसका अवशोषण हुआ है वही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कितना भाग ट्रांसमिट हुआ, कितना भाग इसका रिफ्लेक्ट हुआ, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पूरी जो जितनी रेडिएशंस आ रही हैं उनके में से केवल जो उसका एब्जॉर्ब पार्ट है, अवशोषित भाग है, वही फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी होता है। तो एक तरह का ये क्वालिटेटिव रिलेशन है, ये नहीं बताता कि कितना एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ, उससे कितने मॉलिक्यूल इरिडिएट हुए, ये कोई मात्रात्मक विश्लेषण या क्वांटिटेटिव नहीं बता रहा,
बल्कि क्या बता रहा है, ये क्वालिटेटिव बता रहा है, गुणात्मक विश्लेषण बता रहा है। उसमें कह रहा है केवल जो अवशोषित भाग है, प्रकाश का अवशोषित भाग है, दिस इज ओनली द रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन, यही प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी है। तो आपके एग्जाम में ये छोटे, मैंने कहा वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा, तो आप लिख दोगे प्रकाश विकिरण जो आती है उसके 3 भाग बता देना, फिर कहता इसमें से केवल अवशोषित भाग ही इस प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा जो इसमें नियम आता है वो कहलाता है स्टॉक आइंस्टीन लॉ, या इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, इसे प्रकाश रासायनिक तुल्यता का भी नियम भी कहते हैं, या इसको हम स्टॉर्क आइंस्टीन नियम भी कहते हैं। स्टॉर्क और आइंस्टीन का नियम ये क्या कहता है, देखो ये बताता है मात्रात्मक संबंध। इसने ये कहा कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, जिसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कह रहे हैं, वो एक फोटोन का एब्जॉर्प्शन करेगा, उससे केवल एक मॉलिक्यूल ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, या एक मॉलिक्यूल का ही इरिडेशन होगा। फिर सुने बात ध्यान से, उन्होंने कहा कि एक मॉलिक्यूल के इरिडेशन के लिए, उसके एक्साइटेशन के लिए, उसको लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए केवल एक फोटोन रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि एक फोटोन के एब्जॉर्प्शन से एक मॉलिक्यूल लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है, यानी एक से वो इरिडिएट होता है। तो ये क्या बता रहा है, ये मात्रात्मक संबंध या क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बता रहा है। उन्होंने क्या कहा, हम जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू अथवा NH न्यू, ये हम जानते हैं अच्छी तरह से। N यहाँ पर क्या है, एवोगाड्रो नंबर, H यहाँ पर क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू यहाँ पर हम जानते हैं क्या है, फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति है। और ये आप जानते हो न्यू इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन लैम्डा, C वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा आप जानते हो क्या है, वेवलेंथ। ये हम पढ़ कर आए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल टू NHC अपॉन लैम्डा। ये E एब्जॉर्ब लाइट, वो जो रेडिएशन है। अब N एवोगाड्रो नंबर, इसको हम कितने लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखें कि 6.022 इंटू 10⁻23। आप जानते हैं एवोगाड्रो नंबर यही है। H यहाँ पर क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, तो 6.62 इंटू 10⁻34। और C यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा। बात समझ गई। अब इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो E इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1.196 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल। मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, थोड़ा सा लिख रहा है। तो हम लिखे E इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ। E इक्वल टू हमारे पास आया 1.197 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी का कैलकुलेशन किया एक फोटोन की। इस फोटोन का वो एब्जॉर्प्शन करता है, और एब्जॉर्प्शन करने के बाद में लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है और इरिडिएट होता है, और उसके बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टॉर्क आइंस्टीन ने क्या कहा, लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या है, वो ये समझाता है कि एक मॉलिक्यूल एक फोटोन का एब्जॉर्प्शन करता है और उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सीखा आज फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, फोटोकेमिस्ट्री क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या हैं, वो थर्मल रिएक्शन से किस प्रकार डिफरेंट है, किस प्रकार अलग हैं। फिर उसके बाद हमने दोनों में कंपैरेटिव स्टडी की, और कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद में फिर हमने देखे प्रकाश रसायन के नियम, लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। उसमें पहला देखा हमने ग्रोथस-ड्रैपर लॉ, और दूसरा देखा हमने लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, जिसे हम कहते हैं प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम अथवा स्टॉर्क आइंस्टीन का नियम।